हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस गुरुकुल पर। बिहार एसएससी के बहुत सारे एग्ज़ाम होने हैं, जैसे बीएसओ हो गया, इंटर स्तरीय हो गया, सीजीएल की वैकेंसी आई हुई है और भी बिहार में अलग अलग एग्ज़ाम है, बिहार एसआई है। ठीक है, तो हर एक एग्ज़ाम में जीके बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी को देखते हुए मैंने जीके का प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किया है। खासकर ये बिहार एसएससी को ध्यान में रखते हुए ये प्रैक्टिस सेट मैंने बनाया है, लेकिन ये हर एक तरह के एग्ज़ाम में जो है उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस तरह से जो है आपको जीके के प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो है सिलेक्शन है। ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको इस प्रैक्टिस सेशन से क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है, विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, वह कौन था? तो समुद्रगुप्त के समय में श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने अनुमति मांगी थी कि उन्हें भारत में जो है भारत के बोध गया, बिहार के बोध गया में जो है उनको बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए। तो किसने किया था? मेघवर्मन ने, जो कि श्रीलंका के राजा थे। ये खुद एक बौद्ध अनुयायी थे और वहाँ से जो बौद्ध आते थे घूमने के लिए भारत, खासकर जो बिहार का बोध गया है, तो वहाँ पे उनके लिए जो है बौद्ध विहार बनाने की अनुमति मांगी थी और ये अनुमति उनको मिला भी था। आज भी जो है बोध गया में जो है इस बौद्ध विहार के अवशेष बचे हुए। तो किसने अनुरोध किया था? श्रीलंका के राजा मेघवर्मन, ऑप्शन नंबर बी। कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 ईस्वी में मृत्यु के उपरांत कौन सा तत्कालिक उत्तराधिकारी बना था? तो आप जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जो गुलाम वंश के संस्थापक थे, इनकी मृत्यु जो है 1210 ईस्वी में चौगान खेलते वक्त हो जाती है। तो इनकी मृत्यु के बाद जो है तत्काल उत्तराधिकारी बनता है आराम शाह। ठीक है, तो बहुत इतिहासकारों का मानना है कि आराम शाह जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र हैं, लेकिन कुछ का मानना है कि ये इनके पुत्र नहीं थे, तो अभी भी डिबेट वाली बात है। लेकिन इसके जस्ट बाद जो है उत्तराधिकारी बना था आराम शाह, जो कि एक अयोग्य शासक था। जल्दीबाजी में इसको जो है उत्तराधिकारी बनाया गया था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद अराजकता जैसा स्थिति पैदा हो गया था। तो वहाँ के जो अमीर थे, जो सैनिक थे, उन्होंने जल्दबाजी में आराम शाह को शासक बना दिया था। लेकिन ज़्यादा देर ये टिके नहीं, क्योंकि अयोग्य थे। एक साल से भी कम इनका शासनकाल था, 10 से 11 के बीच। ठीक है, और इसी को जो है आराम शाह को की हत्या करके अगला शासक कौन बन जाता है? इल्तुतमिश अगला शासक बन जाता है। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के जस्ट बाद कौन बनता है? याद रखिएगा, आराम शाह बनता है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। तो हम लोग के संविधान में जो है बहुत तरह का विचार अलग अलग देशों से लिया गया है, जिसमें मौलिक कर्तव्य का जो विचार है वो सोवियत संघ, जो पहले सोवियत संघ जाना जाता था, अब रूस के नाम से जाना जाता है ना। तो सोवियत संघ उस समय का था, अभी रूस के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य जो है मौलिक कर्तव्य से और क्या क्या आपको ध्यान रखना है, ये ध्यान रखिएगा कि मौलिक कर्तव्य जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 से हमारे संविधान में जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 से जो है हमारे संविधान में जोड़ा गया है। किस में जोड़ा गया है? तो भाग 4 के क और अनुच्छेद 51 के क में इसे जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्य को। ठीक है, फिर इसे पूछा जाता है कि ये किस समिति के सिफारिश पे जोड़ा गया था? तो आपको ध्यान रखना है, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। ठीक है, किसके सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति के समिति के सिफारिश पर ये जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 से भाग 4 के क में, अनुच्छेद 51 के क में टोटल उस समय 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, मूल अगर आपसे पूछा जाए कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? 10, लेकिन अभी ये 11 है। 86वां संविधान संशोधन 2002 से इसमें एक और जोड़ दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा जो है अनिवार्य रूप से होना चाहिए। तो ये 86वां संविधान संशोधन
से जोड़ा गया है 11वां मौलिक कर्तव्य। तो टोटल अभी मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 है। भाग 4 के क, अनुच्छेद 51 के क में। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में यानी प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था है? तो हमारे जो प्रस्तावना है उसमें 3 तरह की न्याय की जो है व्यवस्था की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ठीक है। सामाजिक न्याय यानी रंग भेद, लिंग, जन्मस्थान, इस पर आपका भेदभाव नहीं करना है। आर्थिक न्याय मतलब आर्थिक रूप से जो है आपको अवसर प्रदान हो, आपका जो है आर्थिक शोषण न हो। और राजनीतिक न्याय मतलब सरकार में जो है आपका समान रूप से भागीदारी हो, जिस जैसा सबका होता है। ठीक है। तो 3 तरह के जो है आपके पास न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ऑप्शन नंबर बी। ठीक। 5वां क्वेश्चन है, संविधान का निम्न अनुच्छेदों में कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा? तो जब कभी भी लोकसभा या राज्यसभा में जब किसी चीज़ का मत होता है और उसमें दोनों तरफ के जो मत हैं वो बराबर हो जाते हैं, तो उस दशा में निर्णायक मत वहाँ के अध्यक्ष, लोकसभा है तो अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति का होता है। ठीक है। और वो मत दे सकते हैं, लेकिन मत बराबर होने के कंडीशन में ही अध्यक्ष या सभापति मत कर सकते हैं, और ये उनको मिला है अनुच्छेद 100 से। ठीक है। तो अनुच्छेद 100 के तहत लोकसभा या लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति मत बराबर होने के केस में मतदान करेंगे। ठीक है। 6ठा है, कोयला किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है? किस चट्टान में पाया जाता है? तो कोयला जो है अवसादी चट्टान में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। 3 तरह की चट्टानें होती है, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। ठीक है। आग्नेय चट्टान क्या होता है? जो पृथ्वी के अंदर मैग्मा होता है। ठीक है। वो मैग्मा और जब बाहर आता है तो उसको लावा बोलते हैं। तो वो मैग्मा के जमने से बाहर जमे या पृथ्वी के अंदर जमे तो उसके जमने से जो चट्टान बनता है उसको आग्नेय चट्टान कहते हैं। अवसादी चट्टान क्या होता है? जो छोटे छोटे धूल कण या चट्टानों के जो कण होते हैं, जो चट्टानों के कण टूट के लगातार वर्षों तक लेयर बाय लेयर एक चट्टान बनता है, उसको हम लोग अवसादी चट्टान कहते हैं। तो अवसादी चट्टान का पहचान है कि यह परतदार होगा और इसमें जीवाश्म भरपूर होता है ना, जीवाश्म की बहुलता होती है, इसीलिए इसमें जो है कोयला जो है अवसादी चट्टान में पाया जाता है। और तीसरा है कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। ये क्या होता है? तो आग्नेय और अवसादी चट्टान के जो है इसमें दाब और ताप के परिवर्तन के कारण या रासायनिक क्रिया के कारण जब इसमें बदलाव होता है, प्रेशर या टेम्परेचर के बदलने के कारण या रासायनिक क्रिया के कारण इसमें परिवर्तन होता है और ये अलग रूप का एक चट्टान बन जाता है। तो ऐसे चट्टान को हम लोग कायांतरित या रूपांतरित चट्टान कहते हैं। ठीक है। तो 3 तरह के चट्टान होते हैं। कोयला जो है किसमें पाया जाता है? अवसादी चट्टान में पाया जाता है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि मानसरोवर झील के पास जो है 3 तरह की नदियां जो हैं, 3 नदियां जो हैं यहाँ से निकलती हैं। सिंधु भी निकलती है, सतलज भी निकलती है और ब्रह्मपुत्र भी निकलती है। ठीक है। तो यहाँ जो है इसका ऑप्शन तीनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सही। ठीक है। तो सिंधु नदी जो है ये आपका निकलता है बोखरचू ग्लेशियर से। ठीक है। बोखरचू ग्लेशियर से निकलता है कौन? सिंधु नदी। ठीक है। आपका सतलज नदी जो है ये राकसताल झील के पास निकलती है और ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये आपका निकलता है चेमाउंगडुंग ग्लेशियर से। ठीक है। तो तीनों जो है मानसरोवर झील के आसपास ही है और तीनों नदी मानसरोवर झील के पास निकलती है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी। तो द्वीप जो होती है वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ क्षेत्र होता है, भूमि होता है, तो उसको हम लोग द्वीप बोलते हैं। ये समुद्र के द्वारा भी बनता है, नदियों के द्वारा भी बनता है। तो नदियों में जो सबसे बड़ा द्वीप है वो माजुली द्वीप है, जो माजुली द्वीप है, और ये बनता है किस नदी के द्वारा? ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। कहाँ? असम में। ठीक है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप का निर्माण होता है जिसका नाम है माजुली द्वीप। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं यानी अध्यक्ष रहे हैं? तो अबुल कलाम आज़ाद लगातार 6 वर्ष तक 1940 से 1946 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी।
10 कह रहा है भारत में उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, भारत में जो है उच्च न्यायालय के संबंध में 4 कथन दिया हुआ है और आपको उस 4 कथन के बारे में विचार करना है। पहला है देश में 21 उच्च न्यायालय हैं। गलत है, अभी जो है देश में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 है, 21 नहीं है। उनमें से 3 का क्षेत्राधिकार एक राज्य से अधिक पर है। 3 नहीं, 6 ऐसे राज्य के जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, उनका एक से अधिक पर है। ठीक है, वो कौन कौन है आपके? असम हो गए, मुंबई हो गए, कोलकाता हो गए, केरल हो गए, तमिलनाडु हो गए और पंजाब और हरियाणा। ये 6 उच्च न्यायालय जो है एक से अधिक राज्य को हैंडल करते हैं। तो 3 नहीं, ऐसे 6 हैं, तो ये भी गलत हो गया। किसी भी संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय नहीं है, ये कहना गलत है। दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर का है और लद्दाख का है, तो ये भी गलत हो गया। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक पद धारित करते हैं, ये बात सही है। जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनका रिटायरमेंट एज क्या है? 62 वर्ष है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर कह रहा है संसद के किसी सदन की अनुमति के बिना कितने दिनों की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहने पर सदन किसी सदस्य का पद रिक्त घोषित कर सकता है। जब सदन सत्र चल रहा हो तो कोई भी सदस्य जो है अगर 60 दिन से ज़्यादा अनुपस्थित रहता है तो सदन उसको क्या कर देगा? रिक्त घोषित कर देगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 60 दिन। ठीक है, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जो जिला है वो मुंगेर है, जिसका लिंगानुपात ये जनगणना 2011 के अनुसार है 876 है। पर पुरुष 1000 पर महिला कितना है? 876। तो सबसे कम मुंगेर में है। सबसे ज़्यादा याद रखिएगा गोपालगंज में है, पर 1000 पुरुष पर 1021 है। कहाँ? गोपालगंज में, गोपालगंज में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा गोपालगंज और सबसे कम मुंगेर। तो इसमें सबसे कम पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बंगाल विभाजन के षड्यंत्र का उद्देश्य क्या था? तो देखिए, बंगाल विभाजन का कारण क्या था? तो बंगाल में जो है ये राष्ट्रीय आंदोलन का एक तरह का केंद्र बन रहा था और जो अंग्रेज थे वो चाहते थे इस चीज़ को ख़त्म करें। ठीक है, इस चीज़ को किसी तरह से जो भटकाया जाए, तो वो फूट डालो और राज करो का जो है नीति अपना रहे थे। मुस्लिम हिंदू में जो है वो लड़ाई करवा के अपना जो है उल्लू सीधा करना चाहते थे। तो देखिए, पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को कमज़ोर करना, एकदम सही बात है। राष्ट्रीय, खासकर जो मुख्य राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन था वो बंगाल से ही निकल रहा था, तो उसको चाह रहा था कमज़ोर करना। हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित करना, ये भी सही है। नए राज्य में हिंदुओं को अल्प मत में लाना, जितने भी नए क्षेत्र या राज्य बन रहे थे उसमें चाह रहा था कि ये मुस्लिम बहुलता हो और हिंदू अल्प हो ताकि फूट पड़े। ठीक है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। ठीक है, 14 कह रहे हैं भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थानों की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा? तो देखिए, अनुच्छेद 30 कहता है कि भारत में जितने भी अल्पसंख्यक हैं वो अपनी इच्छा के अनुसार जो है शिक्षण संस्था की स्थापना कर सकते हैं और उसका कंट्रोल, उसका मैनेज खुद कर सकते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 30 के तहत, अनुच्छेद 30 ऑप्शन नंबर सी, अल्पसंख्यक जो है अपनी इच्छा के अनुसार जो है शिक्षण संस्था की स्थापना कर सकते हैं और उसका देखभाल, मैनेजमेंट, कंट्रोल सब रख सकते हैं अनुच्छेद 30 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो देखिए, हर एक साल जो है 5 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों को कला और संस्कृति, खेल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, पर्यावरण, बहादुरी, ये सब में जो उत्कृष्ट कार्य, जो अद्भुत कार्य करते हैं 5 साल से लेकर 18 साल के बच्चों को, तो उसको जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया जाता है। तो इस बार जो है 2025 के लिए 17 बच्चों को ये पुरस्कार मिला है, जिसमें याद रखिएगा 10 जो है लड़कियां हैं और 7 जो हैं लड़के हैं। 10 लड़कियां हैं और 7 जो है लड़के हैं। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 17 बच्चों को जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल में भारत के प्रधानमंत्री को ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर किस द्वारा प्रदान किया गया है? तो देखिए, कुवैत का जो है सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से भारत के प्रधानमंत्री
श्री नरेंद्र मोदी को जो है सम्मानित किया गया है। तो कुवैत का सबसे जो है महान सम्मान होता है ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, और ये दिया गया है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को। ठीक है, तो ये कहाँ का जो है किस देश ने प्रदान किया है? कुवैत ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं हैं? ठीक है, तो अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा इसमें से हो जाएगा बेंगुएला जलधारा। बेंगुएला की जलधारा जो है ये ठंडी जलधारा है। बाकी आपका जो गल्फ स्ट्रीम जलधारा, फ्लोरिडा जलधारा, इरमिंजर की जलधारा, ये सभी अटलांटिक महासागर की ही हवा है, लेकिन ये गर्म हवा है। ये कैसी है? याद रखिएगा, गर्म। ये तीनों जो है अटलांटिक महासागर की ही हवा है, लेकिन गर्म हवा है। कौन कौन? गल्फ स्ट्रीम जलधारा, फ्लोरिडा जलधारा और इरमिंजर की जलधारा। ठंडी सिर्फ कौन है? बेंगुएला की जलधारा, ऑप्शन नंबर डी। 18 कह रहा है विश्व का प्रथम लिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया है। जेंडर लिटरेचर फेस्टिवल जो है पहली बार बिहार के पटना में मनाया गया था। 2017 में बिहार के पटना में मनाया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और इसका जो उद्देश्य था वो था कि बिहार में जो है लैंगिक समानता बढ़े। ठीक है, लैंगिक समानता बढ़े, इसके लिए ये महोत्सव का आयोजन किया गया था, प्रथम लिंग साहित्य महोत्सव पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक शुभंकर की प्रथा जो है किस ओलंपिक खेल से शुरू हुई थी? तो देखिए, ओलंपिक जो शुभंकर की प्रथा है ये म्यूनिख 1972 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था उसके तहत शुभंकर की प्रथा शुरू हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, म्यूनिख 1972। म्यूनिख कहाँ है? म्यूनिख जो है जर्मनी में है। ठीक है, और इस ओलंपिक में जो शुभंकर आपका था वो आपका वाल्डी था। ठीक है, वाल्डी एक प्रकार का कुत्ता होता है, एक डच सांड कुत्ता होता है। ठीक है, वाल्डी। तो शुभंकर जो है, शुभंकर ओलंपिक में शुभंकर की शुरुआत म्यूनिख ओलंपिक 1972 से हुई थी। 20 नंबर, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल क्यों हुआ था? पहला कह रहा है भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। बात सही था, भारतीय सैनिकों को पता ही नहीं है कि हम किस लिए लड़ रहे थे। ठीक है, तो उनमें जो है एकता की कमी थी, सब अपने आप में बटे हुए थे। तो पहला सही है। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश का साथ दिया। तो अधिकतर उस समय के जो राजा थे वो ब्रिटिश के अंदर थे, इसलिए उन्होंने ब्रिटिश का ही साथ दिया, ये भी बात सही है। ब्रिटिश सिपाही जो है कहीं अच्छे सुसज्जित तथा संगठित थे, ये बात भी सही है कि ब्रिटिश जो है उनके जो सैनिक थे वो बहुत अच्छे तरीके से सुसज्जित और संगठित थे। तो ऑप्शन सी भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी। विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय ने कौन सा नगर बसाया था? तो विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय ने अपने माता के नाम पर शहर बसाया था, नागलपुरम है। ठीक है, इसको पूरम कर लीजिएगा, नागलपुरम शहर की स्थापना की थी, ऑप्शन नंबर बी, जो कि इनके माता के नाम पर था। ठीक है, नागलपुरम। 22 निम्नलिखित झीलों में कौन सी झील जो है बिहार में स्थित है? तो अनुपम झील जो है बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य में जो है अनुपम झील स्थित है। तो बिहार में कौन सा झील हो जाएगा? अनुपम झील, ऑप्शन नंबर बी। सांभर झील राजस्थान में है। सांभर झील कहाँ पे है? सांभर झील जो है आपका राजस्थान में है। ठीक है, और सुखना झील जो है चंडीगढ़ में है। सुखना झील क्या है? चंडीगढ़ में है। कामा नाम का कोई झील भारत में नहीं है। कामा एक नदी है रूस में जो वोल्गा नदी की सहायक नदी है। बिहार में ये भारत में कामा नाम की कोई झील नहीं है। तो बिहार में अनुपम झील हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। किस भारतीय ने वर्ष 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार जीता था? तो कैलाश सत्यार्थी जो है 2014 में कैलाश सत्यार्थी को नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। किसके साथ? संयुक्त रूप से ये मलाला यूसुफजई के साथ जो है इनको संयुक्त रूप से शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये बच्चों के शिक्षा के लिए जो है ये कार्य करते थे और बच्चों और युवाओं के दमन के विरुद्ध इन्होंने संघर्ष किया था और बच्चों की शिक्षा के लिए भी। तो इनको संयुक्त रूप से मलाला यूसुफजई के साथ 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो कीमत की निर्धारण होता है वो मांग और पूर्ति के हिसाब से होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि जो उत्पादन होगा, उत्पादन के साधन होंगे, जैसे कारखाने हो गए, मशीनरी हो गया, प्राकृतिक संसाधन हो गया, ये सब का जो मालिक होगा वो कोई निजी कंपनी होगा या निजी व्यक्ति होगा, वो सरकार नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें जो संसाधन है वो उसका जो स्वामित्व है वो निजी व्यक्ति या कंपनी के पास हो, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं और इसमें सरकार का हस्तक्षेप न के बराबर होता है। ठीक है, और ऐसे अर्थव्यवस्था में जो कीमत का निर्धारण होता है वो मांग और पूर्ति पर होता है। मांग बढ़ेगा तो जो है मांग बढ़ेगी तो कीमत बढ़ेगा, और पूर्ति अगर बढ़ेगी तो कीमत घटेगा। अगर ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया तो कीमत घटेगा, डिमांड ज़्यादा है तो कीमत बढ़ेगा। ठीक है, 25 नंबर, वेटिंग फॉर अ वीज़ा निम्नलिखित में किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो वेटिंग फॉर अ वीज़ा जो है ये भीमराव अंबेडकर की आत्मकथा पार्शियली रूप से कह सकते हैं। इसका आंसर ए होगा। पार्शियली रूप से इसलिए क्योंकि भीमराव अंबेडकर ने अपनी आत्मकथा पूरी तरह से नहीं लिखी। कॉलेज के दिनों में ये आसपास के छात्रों के बारे में लिखते थे तो उसमें थोड़ा बहुत अपने बारे में भी लिखते थे, इसलिए वेटिंग फॉर अ वीज़ा जो है ये पार्शियली रूप से कह सकते हैं कि भीमराव अंबेडकर की आत्मकथा है, प्रॉपर इनका कोई आत्मकथा नहीं है। ठीक है, तो वेटिंग फॉर अ वीज़ा अगर आत्मकथा माने तो इसको भीमराव अंबेडकर के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस लोक नृत्य को सपेरा नृत्य भी कहा जाता है? तो ऑप्शन में जितने भी हैं कालबेलिया, चड़ी, गैर और घूमर ये राजस्थान के लोक नृत्य हैं, लेकिन इसमें सपेरा नृत्य जो है ये कालबेलिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कालबेलिया को जो है सपेरा नृत्य का कहा जाता है। खासकर जो ये महिलाएं होती हैं, ठीक है, ये महिलाओं के लिए नृत्य है, ये महिलाएं करती हैं कालबेलिया नृत्य। और कालबेलिया नृत्य के बारे में आपको एक इम्पॉर्टेंट जानकारी और क्या रखना है कि 2010 में जो यूनेस्को जो है वो इस नृत्य को सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया था, कालबेलिया नृत्य को। ठीक है, तो राजस्थान का कालबेलिया नृत्य जो है ये यूनेस्को के सांस्कृतिक विरासत सूची में भी शामिल हुआ है, और कब हुआ है? 2010 में। नेक्स्ट, हेमिस महोत्सव पर किस धर्म का प्रभाव है? ठीक है, हेमिस महोत्सव पर किस धर्म का प्रभाव है? तो हेमिस महोत्सव जो है लद्दाख के हेमिस मठ में मनाया जाता है, और ये बौद्ध के लिए है। ठीक है, ये किस धर्म के लिए है? बौद्ध धर्म के लिए है। तिब्बती बौद्ध धर्म के गुरु थे पद संभव, उन्हीं की जयंती पर हेमिस महोत्सव मनाया जाता है बौद्ध धर्मों के लिए, और कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। 2025 महिला शतरंज विश्व कप किसने जीता? तो दिव्या देशमुख, ऑप्शन नंबर बी, दिव्या देशमुख ने 2025 का महिला शतरंज विश्व कप जीता, और ये जो है प्रथम भारतीय महिला है जिसने ये विश्व चेस शतरंज विश्व कप जीता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? दिव्या देशमुख। अच्छा, अगर आपसे पूछे भारत की पहली शतरंज जो ग्रैंड मास्टर है वो कौन थी? ठीक है, तो भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर जो थी वो एस विजय लक्ष्मी थी, और ये जो है दिव्या देशमुख ये 88वां जो है ये ग्रैंड मास्टर बनी है। ठीक है, पहली कौन थी? एस विजय लक्ष्मी, पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर एस विजय लक्ष्मी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण जागरूकता को बढ़ाने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? ठीक है, तो पर्यावरण दिवस पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा शुरू किया गया योजना का नाम है, अभियान का नाम है एक पेड़ माँ के नाम 2.0, ऑप्शन नंबर ए। चूँकि 2024 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है दिल्ली में एक अभियान चलाया था एक पेड़ माँ के नाम, उसी का जो है नेक्स्ट वर्जन एक पेड़ माँ के नाम 2.0 जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी ने शुरू किया है इस 2025 के पर्यावरण दिवस पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है? तो प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है ज्वालामुखी को। ठीक है, पृथ्वी के अंदर जितनी भी हलचल होती है उस हलचल को बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, और वो है क्या? ज्वालामुखी, और वो हलचल निकलती है ज्वालामुखी के द्वारा, इसलिए ज्वालामुखी को प्रकृति का क्या कहा जाता है? सुरक्षा बल्ब कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा सी।
21 नंबर में जो है दो कथन दिए हुए हैं, दोनों के बारे में पूछ रहा है कि क्या है। फायान ने उल्लेख किया है कि भारत का कोई भी सम्मानित व्यक्ति मांस नहीं खाता है। ठीक है, तो फायान जब भारत से लौट कर गया था तो उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि जो भारत के सम्मानित व्यक्ति है वो मांस नहीं खाते हैं। बात सही है। फायान कब आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। और दूसरा कह रहा है कि अशोक का युग शाकाहार के विकास की दृष्टि से मील का पत्थर था। तो अशोक जब कलिंग का युद्ध जीता था उसके बाद जो है उसका हृदय परिवर्तन हुआ और वो जो है शाकाहार की ओर मुड़ गया और अपने प्रजा से भी जो है रिक्वेस्ट किया कि वो शाकाहार को अपनाएं। तो ये भी सही है कि अशोक का युग जो है शाकाहार के विकास की दृष्टि से मील का पत्थर था। अब देखना है कि ये इसका रीजन होगा कि नहीं। ये जो है ये कथन जो सही है इसका रीजन आर है कि नहीं। तो देखिए दोनों में कितना का गैप है। फयान कब आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल, जो कि लगभग 399 ईस्वी के आसपास की बात है। ठीक है, और अशोक का युग जो है 232 के आसपास की बात है, ईसा पूर्व वो भी, यानी लगभग 6 साल का गैप है। तो इन दोनों में तो कोई संबंध ही नहीं है ना, क्योंकि दोनों में 6 साल का गैप है। तो दोनों बात सही है, लेकिन आर इसका रीजन नहीं हो सकता है। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा जलोढ़ मृदा है। ऑप्शन नंबर सी। जलोढ़ मृदा जो है वो नदियों द्वारा बहा कर लाई गई मृदा है, मिट्टी है। ठीक है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं और ये खासकर मैदानी क्षेत्र और नदी घाटी के क्षेत्र में पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, दूसरा आप इसमें ध्यान रखिएगा कि जो काली मृदा है, जो काली मिट्टी है वो कपास की खेती के लिए, ठीक है, काली मिट्टी जो है वो कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कपास की खेती के लिए महत्वपूर्ण मृदा कौन सी है? तो काली मृदा। ठीक है, नेक्स्ट है द आइडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो द आइडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक अमर्त्य सेन हैं, जिनको अर्थशास्त्र में 1998 में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो द आइडिया ऑफ जस्टिस के पुस्तक के लेखक कौन है? अमर्त्य सेन, ऑप्शन नंबर डी। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो पंचशील समझौता जो है भारत और चीन के बीच हुआ था 1954 में। ठीक है, 28 अप्रैल 1954 को हस्ताक्षर हुए थे पंचशील समझौता में। किसके बीच? भारत और चीन के बीच, ऑप्शन नंबर बी। चूँकि इसमें 5 सिद्धांत थे इसलिए इसको पंचशील समझौता कहा जाता है। किसके बीच? भारत और चीन के बीच। संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था निम्न में से किस पर लागू नहीं होता है? तो आपको पता है कि संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से क्या हुआ था? पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुआ था और इसमें 3 राज्य ऐसे थे जिस पर यह पूरी तरह से लागू नहीं होता है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में जो है जनजातियां अलग अलग तरह होती हैं। इसलिए ये 3 राज्य नागालैंड, मेघालय और मिज़ोरम, नागालैंड, मेघालय और मिज़ोरम में पूरी तरीके से जो है पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा कुछ स्टेट और भी हैं जिसके कुछ भाग में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं हुआ था। ठीक है, कुछ भाग में, लेकिन पूरी तरह से नागालैंड, मेघालय और मिज़ोरम में नहीं हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान खादी एवं ग्राम उद्योग का गठन किया गया था? आपसे पूछ रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत जो है खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग का गठन किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। आपको पता होगा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो क्या था? औद्योगिकरण था, है ना। तीव्र औद्योगिकरण इसका मुख्य उद्देश्य था और इसी के दौरान जो है आपका खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग का गठन किया गया था। और इसका जो काल था द्वितीय पंचवर्षीय योजना का वो 1956 से 1961 था। ठीक है, और इसी के दौरान जो है आपको पता है कि 3 स्टील प्लांट लगाए गए थे। कहाँ कहाँ? दुर्गापुर में, भिलाई में और राउरकेला में।
अच्छा, दुर्गापुर में किसकी सहायता से लगाया गया था? ब्रिटेन की सहायता से। इसमें ब्रिटेन का हेल्प लिया गया था। भिलाई में लिया गया था रूस से, और राउरकेला में लिया गया था जर्मनी से। ठीक है, ये सब तीनों जो स्टील प्लांट वो दूसरे पंचवर्षीय योजना का ही देन है। 2025 का मिस वर्ल्ड कप का खिताब जीतने वाली सुचाता चुआंगसारी किस देश से संबंधित है? तो अभी हाल ही में जो है 2025 का मिस वर्ल्ड कप हुआ था। भारत कहाँ हुआ था? भारत के तेलंगाना में, हैदराबाद में। और इसमें जो है थाईलैंड की सुचाता चुआंगसारी ने जीता था ये खिताब। ठीक है, तो वो कहाँ की थी? थाईलैंड की थी। और थाईलैंड में इसको, इनका जो है एक और नाम है ओपल। ठीक है, थाईलैंड में सुचाता चुआंगसारी को ओपल भी कहा जाता है, और ये थाईलैंड की पहली महिला है मिस वर्ल्ड कप जीतने वाली। ठीक है, और ये संस्करण जो था 72वां संस्करण था, भारत के तेलंगाना हैदराबाद में आयोजित हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की 81वीं वार्षिक आम बैठक की मेज़बानी किस देश ने की? ठीक है, तो जो अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ यानी IATA का जो 81वीं वार्षिक आम बैठक है, ये भारत के दिल्ली में हुआ है। ठीक है, भारत के दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी। और ये भारत में जो है 1983 के बाद जो है लगभग कितना साल हो गया? 1983 से 7 इधर, यानी 42 साल के बाद जो है भारत में इसकी बैठक हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ। और इसके साथ साथ ही जो है विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन का भी आयोजन इसी में किया गया था। ठीक है, इसकी मेज़बानी कौन देश किया था? भारत। और ये कहाँ हुआ था? दिल्ली में। और भारत की सबसे एयर कंपनी जो है कौन है? इंडिगो ने इसकी मेज़बानी की थी। ठीक है, 39 नंबर कह रहा है, कौन सा देश 2024 में जापान को छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन जाएगा? ठीक है, 2024 में जापान जो है, जापान को पछाड़ कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है जर्मनी, ऑप्शन नंबर ए। पूरे जो है इसका 34 साल का जो है वर्चस्व समाप्त किया। 1990 से लगातार सबसे बड़ा ऋणदाता देश जो था वो जापान था, लेकिन 2024 में जर्मनी ने इसको पछाड़ कर ये मुकाम हासिल कर लिया है। ठीक है, तो पूरे 34 साल का वर्चस्व जापान का समाप्त हुआ। अब सबसे बड़ा ऋणदाता देश कौन बन गया है? जर्मनी बन गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम कानून एक अच्छा उदाहरण है और इसके कार्य करने की अधिक संभावना है, क्योंकि यह लोकतंत्र के शत्रु के रूप में कार्य करता है। सूचना का अधिकार लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है, लोकतंत्र के साथ है। लोकतंत्र के लिए ये अच्छा चीज़ है। सरकार में क्या चल रही है, ठीक है, किसी डिपार्टमेंट में क्या चल रही है, इसकी जानकारी हम लोग को प्राप्त होती है, तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। यह लोगों को यह पता लगाने का अधिकार देता है कि सरकार में क्या हो रहा है। बात सही है, ये लोगों को जानकारी देता है कि सरकार में क्या हो रही है, तो ऑप्शन 20 का सही होगा। यह धोखाधड़ी पर जुर्माने को कम करता है, गलत है। यह भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करने वाले कानूनों की आपूर्ति करता है, यह भी गलत है। यह लोगों को पता करने का अधिकार देता है कि सरकार में क्या हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में किस वर्ष लागू हुआ था? तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लागू हुआ था। और ये किसके द्वारा किया गया था? तो उस समय के वायसराय थे आपके लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, चूँकि इसका जो मसौदा है वो लॉर्ड डलहौजी के समय में ही हो गया था, लेकिन लागू हुआ था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। और पूछा जाए कि भारत में इसके प्रमुख प्रचारक कौन थे, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे वो हिंदू विधवा पुनर्विवाह का भारत में प्रचारक थे। कौन? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। भारतीय जनता पार्टी की उत्पत्ति ... के द्वारा स्थापित भारतीय जनसंघ में निहित है। ठीक है, तो 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने, यानी ऑप्शन नंबर ए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। ठीक है, भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने। और यही भारतीय जनसंघ जो है 1977 में जो है अलग कुछ पार्टी को मिलाकर जनता पार्टी का निर्माण किया था, और 3 साल के लिए सरकार बनी थी जनता पार्टी का 1977 से 1980 में, 80 तक। ठीक है, जनता पार्टी। और 1980 में जो है जनता पार्टी का जो है पतन हो गया, और इसी के बदले बना
भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की 1951 में। किसी राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से अधिक नहीं होगी। तो आपको पता है कि किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री के साथ साथ मंत्रिपरिषद होते हैं ना, जिसमें अलग अलग पद दिया जाता है, अलग अलग मंत्रालय दिया जाता है। तो उन मंत्रिपरिषद जिसमें मुख्यमंत्री भी होते हैं, तो उस मंत्रिपरिषद की संख्या उस राज्य के विधानसभा में जितने भी सदस्य हैं उन सदस्य का 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी। और कम से कम संख्या में 12 से कम भी नहीं होना चाहिए। संख्या कम से कम कितनी हो सकती है? 12, और अधिक से अधिक उस राज्य के विधानसभा के सदस्य का 15%, इससे अधिक नहीं हो सकता है। भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो है सेवा क्षेत्र। ठीक है, लगभग 54% जो है भारत की अर्थव्यवस्था संभाले हुए है कौन? सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में क्या क्या आता है? जैसे बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, पर्यटन हो गया, परिवहन हो गया, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सभी किस में है? सेवा क्षेत्र में है। और आपको पता होगा कि सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, सेवा क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। और लगभग 54% जो है भारतीय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान है सेवा क्षेत्र का। 45 में कह रहा है भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह स्थान जहाँ से भूकंप की ऊर्जा निकलती है उसे अवकेंद्र कहा जाता है। तो जिस जगह भूकंप होता है, ठीक है, जिस जगह भूकंप होता है उसको हम लोग अवकेंद्र यानी फोकस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? फोकस कहा जाता है। ठीक है, जहाँ पे भूकंप होता है। और पृथ्वी के अंदर भूकंप होता है, तो पृथ्वी के अंदर भूकंप जिस बिंदु पर होता है उसके जस्ट ऊपर पृथ्वी की सतह पर कोई बिंदु होगा। जैसे ये पृथ्वी के अंदर है तो इसके जस्ट ऊपर पृथ्वी की सतह पर कोई बिंदु होगा। उस बिंदु को कहा जाता है अधिकेंद्र यानी इपी सेंटर। उसको क्या कहा जाता है? इपी सेंटर यानी अधिकेंद्र। तो दो में वही कह रहा है कि भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम हो या जस्ट उसके ऊपर हो उसको अधिकेंद्र कहा जाता है। तो ये बात भी सही के। तीसरा कह रहा है अधिकेंद्र वह बिंदु होता है जो भूकंप के उद्गम केंद्र से ठीक नीचे आता है। नहीं, ठीक नीचे नहीं, भूकंप के उद्गम केंद्र से ठीक ऊपर होता है सतह पर, उसको अधिकेंद्र कहा जाता है। तो 3 गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 सही है, केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी योजना का अनावरण किस टाइगर रिजर्व में किया गया है? तो दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी, चूँकि ब्लैक टाइगर आपको जो है मिलेगा कहाँ? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, यानी ऑप्शन नंबर ए, जो कि कहाँ पे है? उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ है? उड़ीसा में। और यहीं पर जो है पहली ब्लैक टाइगर सफारी योजना का जो है अनावरण किया गया था। ठीक है, हाँ, उसके अलावा देखिए पेंच टाइगर रिजर्व और वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ये दोनों जो है पेंच और वीरांगना दुर्गावती, ये दोनों कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। और बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? बांदीपुर टाइगर रिजर्व आपका कहाँ पे है? कर्नाटक पे है। ठीक है, कर्नाटक में। तो इसका सही आंसर ये है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में ब्लैक टाइगर सफारी योजना का अनावरण किया गया था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना में सूबेदार पद पर पदोन्नत होने वाली महिला बन गई है? तो देखिए भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर जाने वाली पहली महिला जो है वो प्रीति रजक है। प्रीति रजक, ऑप्शन नंबर डी। ये जो है हवलदार नियुक्त हुई थी, लेकिन प्रमोशन होकर ये भारतीय सेना में सूबेदार बनने वाली पहली महिला बन गई है। कौन? प्रीति रजक, जो कि एक ट्रैप शूटर थी। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश की है। कहाँ की है? मध्य प्रदेश की ट्रैप शूटर है। और ये हवलदार ज्वाइन की थी, लेकिन प्रमोशन से ये क्या बन गई? भारतीय सेना की पहली सूबेदार महिला प्रीति रजक। स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए पंचायती राज व्यवस्था जो है त्रिस्तरीय होती है। क्या होती है? त्रिस्तरीय, यानी 3 स्तर पर। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत,
ब्लॉक स्तर पर आपका हो जाएगा पंचायत समिति, पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जो है आपका जिला समिति या जिला परिषद, जिला समिति कहिए या जिला परिषद एक ही बात है, 3 स्तर पे होता है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत के अध्यक्ष जो हैं वो चुने जाते हैं, लेकिन पदेन सदस्य जो होते हैं स्थानीय विधायक और सांसद, वो पंचायत समिति और जिला समिति यानी जिला परिषद दोनों के जो पदेन सदस्य होते हैं वो होते हैं आपके वहाँ के लोकल सांसद और विधायक, किसके, पंचायत समिति के भी और जिला परिषद या जिला समिति के भी। अच्छा, पदेन क्या मतलब क्या होता है? पदेन का मतलब होता है उस पद पर आप आए वैसे ही है। जैसे अब आपको पता है कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, तो वहाँ का पदेन अध्यक्ष हो गया, है ना। पदेन अध्यक्ष कहने का मतलब जैसे ही कोई उपराष्ट्रपति के पद पर आया तो वो ऑटोमेटिक जो है राज्यसभा का जो है सभापति हो जाएगा। तो पदेन का मतलब होता है जैसे ही आप उस पद पर आएँ आपको एक जिम्मेवारी मिल जाएगा। जैसे ही आप विधायक या सांसद बने तो वहाँ के आप पंचायत समिति और जिला परिषद या जिला समिति के क्या हो गए, पदेन सदस्य हो गए। ठीक है, यानी सदस्य हो गए उस पद पर आते हुए। किस पद पर? सांसद या विधायक के पद पर। तो पदेन का मतलब है उस पद पर आते ही आपको कोई जो है किसी चीज़ का सदस्य हो जाए, अध्यक्ष हो जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो किसका किसका होता है? पंचायत समिति का भी और जिला परिषद या जिला समिति दोनों का होता है, लेकिन ऑप्शन में सिर्फ जिला परिषद है तो ऑप्शन सी हो जाएगा जिला परिषद। अगर ये पंचायत समिति और जिला परिषद दोनों रहता तो दोनों आंसर होता। ठीक है। दुनिया के सबसे ऊंचे 741 फीट के राम मंदिर का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया में जो है सबसे ऊंचा 741 फीट के राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, सिंधु जल समझौता के तहत भारत को निम्नलिखित में कौन सा नदियाँ जो है आवंटित किया गया है? तो आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता जो है 1960 में हुआ था, और इस समझौता के तहत जो है 3 नदी का पानी भारत को मिला था और 3 नदी का पानी जो है वो पाकिस्तान को मिला था। तो भारत को किस किस नदी का जो है पानी मिला था? तो भारत को मिला था व्यास, रावी और सतलुज को। व्यास, रावी और सतलुज, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, व्यास, रावी और सतलुज का पानी किसको मिला था? भारत को। अच्छा, पाकिस्तान को किसका किसका मिला था? तो पाकिस्तान को मिला था सिंधु, झेलम और चिनाब। ठीक है, तो सिंधु, झेलम, चिनाब का पानी पाकिस्तान को, रावी, व्यास और सतलुज का पानी किसको? भारत को। और ये संधि कब हुई थी? 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच जल संधि हुई थी। ठीक है, और इसका मीडिएटर जो है, इन दोनों के बीच जो कोई समस्या होगा उसका जो है निपटारा करेगा कौन? विश्व बैंक के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, विश्व बैंक के द्वारा किया जाएगा। अच्छा, ये संधि पर हस्ताक्षर किसके किसके हुए थे? तो इस संधि पर हस्ताक्षर जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के तरफ से प्रधानमंत्री, और पाकिस्तान के तरफ से जो है अयूब खान जो समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे, पाकिस्तान के राष्ट्रपति, उनके हस्ताक्षर हुए थे इस पे जल संधि पे। ठीक है, सिंधु जल समझौता पे भारत के तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान वहाँ के राष्ट्रपति। कब? 1960 में। 3 नदी भारत को, 3 नदी पाकिस्तान को। भारत को रावी, व्यास, सतलुज, और पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब। ठीक है, तो आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत मेहनत लगता है क्वेश्चन कलेक्ट करने में। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही आपको जो है प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। प्रयास करेंगे कि ये डेली हो, कोशिश रहेगी, लेकिन ना हो सके तो माफ़ कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।